तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो हेडिंग में डालेंगे है ना, चैप्टर कौन सा होगा, ये किसका नाम है चैप्टर का नाम, तो लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लिखो चैप्टर का नाम। जब लिखते हैं तो उस समय लिखना है और जब समझाएंगे तो उस समय समझना है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, क्या है चैप्टर का नाम, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। अब देखो यहाँ भी बात हो रहा है, यहाँ भी बात हो रहा है किस चीज़ का, तो लैंगिक प्रजनन का, है ना। तुम लोगों को बताए कि लैंगिक प्रजनन का क्रिया चाहे जो भी जीव हो, जो भी जंतु हो, अगर लैंगिक प्रजनन की क्रिया होगी तो इसका मतलब उसमें गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा। यानी कह सकते हैं, अगर एक ये हो गया, दूसरा ये है कि अगर प्रजनन का बात करें तो प्रजनन का एक ही कार्य है। प्रजनन मतलब क्या, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, हम लोग क्या देखे थे पिछले चैप्टर में, पिछला इसमें है ना, बेसिक क्लास में क्या देखे थे रिप्रोडक्शन का मतलब। कुल मिला के ये देखे कि रिप्रोडक्शन जो है यह संतान निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। ये क्या है ना। अब वहाँ पर बताए पूरा डिटेल से कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतति को जन्म देती है, यही ना है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के इसका अगर हम सारांश बोले तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, संतान निर्माण की, क्या संतान निर्माण की, यह संतान निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या है, यह संतान निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये क्या है, संतान निर्माण की एक प्रक्रिया है, यही ना है। एक ये हो गया। अब दूसरा हम ये कह सकते हैं, है ना, कि ये जो इसका प्रकार है दो, एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में तो हम लोग देखे थे कि इसमें जो है युग्मक का फनयुग्मन नहीं होता है। किसका फनयुग्मन नहीं होता है, युग्मक का। लेकिन लैंगिक प्रजनन में दो जीव भाग लेते हैं, है ना, दोनों जीव का या कह सकते हैं दो प्रकार का युग्मक भाग लेते हैं और दोनों युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं, दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, तो कह सकते हैं जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट से फिर नए संतति का निर्माण होता है, यही होता है। तो नया संतति का निर्माण हो जाता है। अब इसमें ये जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है, यानी प्रजनन की क्रिया होती है इसमें, है ना, तो इसका स्टेज कौन सब है ना, कह सकते हैं कि स्टेजेज ऑफ, इसमें कौन प्रजनन हो रहा है। अब तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है ना, कि लैंगिक अलैंगिक ये वो है ना, तो कह सकते हैं स्टेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्रिया जो होती है, यानी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रावस्था आती है ना, किसके अंदर, लैंगिक प्रजनन का जो प्रावस्था है, क्या है, प्रावस्था है। अब इसमें हम लोग पिछले क्लास में, पिछले बेसिक में क्या देखे थे, बेसिक क्लास में क्या देखे थे, इसमें क्या सब होती है। सबसे पहले कौन क्रिया रे, गेमेटोजेनेसिस, यानी क्या, सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है ना। युग्मक बनेगा तब ना कुछ होगा, परागकण बनेगा, अंड कोशिका। अब ये फ्लावर है, होगा किसमें, हम लोग किसमें प्रजनन पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं,
पुष्पीय पादपों में। पुष्पीय पादप है तो अब पुष्पीय पादप का जो जनन अंग होता है वो पुष्प होता है। अब पुष्प में पहले युग्मक बनेगा, यानी प्रागकण बनेगा, नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, तो वही युग्मक निर्माण का प्रक्रिया युग्मक जनन है ना। तो सबसे पहले ये देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें गैमेट का ट्रांसफर होगा ना। गैमेट का ट्रांसफर हम लोग जो जानते हैं कि इसमें युग्मक स्थानांतरण जो होता है, उस युग्मक स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं, शॉर्टकट में कह सकते हैं पॉलिनेशन, यानी परागकोश से परागकण निकल करके कहाँ चला जाता है, वर्तिकाग्र पर। 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर जो जाती है उसी को हम लोग कहते हैं परागन, यानी यह जो गैमेट का ट्रांसफर होता है। और फिर वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने के बाद परागनलिका के माध्यम से वो कहाँ चला जाता है, अंडाशय में। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है, भ्रूणकोश प्रेजेंट होता है, यानी एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर अंड कोशिका प्रेजेंट होता है, वहाँ पे पहुँचता है। तो युग्मक का स्थानांतरण हो गया। जब दोनों एक जगह चला जाएगा तो क्या करेगा, दोनों मिलेगा ना, है ना। तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा। अब जब निषेचन का क्रिया हो गया तो इसके बाद क्या बन जाएगा, उसमें जायगोट बनता है ना, यानी युग्मनज बनेगा ना। अब युग्मनज बन गया तो बार बार उसमें क्या होगा, विभाजन होगा, यानी वो विकास करेगा, वो डेवलपमेंट करेगा, है ना, वो विकसित होगा। तो अब जो विकसित होके जो एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, अब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। बताए ना क्या कहा जाता है उसको, एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी उसमें कौन क्रिया होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होगी, यानी कह सकते हैं भ्रूणोद्भव की क्रिया होगी। कौन होगा, भ्रूणोद्भव। कौन क्रिया, भ्रूणोद्भव। कौन क्रिया, भ्रूणोद्भव की क्रिया होगी। तो ये चीजें देखें। अब तुम लोग ये बताओ कि गैमेट जो बना, और यानी इसमें कह सकते हैं कौन सब स्टेज प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा, कौन फर्टिलाइजेशन में आएगा, कौन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा। ये आएगा किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन। यानी क्या, यानी प्री फर्टिलाइजेशन क्या, निषेचन के पहले होने वाली घटना। और ये तो फर्टिलाइजेशन है ही, ये कौन है, फर्टिलाइजेशन है ही। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी ये सब क्रियाएं देखने के लिए मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम लोग ये सब देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन में, ये चैप्टर का। अब कहेगा कि पुष्पीय पादप का सबसे आकर्षक अंग कौन सा है, पुष्पीय पादप का सबसे आकर्षक अंग कौन सा है, पुष्प है ना। मतलब पुष्पीय पादप के पास हम लोग जाते हैं किसको लेके, पुष्प को लेके, है ना। यानी पुष्प रहता है तो इसीलिए हम लोग वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुष्पीय पादप का आकर्षक अंग तथा प्रजनन अंग, कौन अंग, प्रजनन
अंग पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। ये मोर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली जो है आश्चर्य चकित करने वाले चीज़ है कि इसका विकास इसमें होता है। आश्चर्यजनक बातें हैं ये, है ना। अब इसमें कई प्रकार का हार्मोनल चेंजेज भी देखने के लिए मिलता है। किसमें? फ्लावर में, पुष्प में। अब क्या है कि अगर हम पुष्प का बात करें, पुष्प का अगर यदि बात करें तो ये पुष्प का ऐसा है कि जितना पुष्प है दुनिया में सब एक के समान है, एक तरह दिखता है? नहीं दिखता है। यानी पुष्प का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, पुष्प का रंग अलग अलग हो सकता है, पुष्प का डिजाइन अलग अलग हो सकता है, होता है ना। तो ये जो है कह सकते हैं। और पुष्प का शेप अलग अलग होता है। अब देखोगे गेंदा अलग टाइप से बना होता है, और जो है चाइना रोज वगैरह अलग टाइप से, रोज अलग टाइप से बना होता है। मतलब सब पुष्प का डिजाइन, कलर, शेप, साइज अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट टाइप का होता है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुष्प का शेप, साइज, डिजाइन, कलर भिन्न भिन्न होता है। कलर भिन्न भिन्न होता है। पुष्प का शेप, साइज, डिजाइन, कलर अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। पुष्पीय पादप का आकर्षक रंग तथा प्रजनन अंग पुष्प होता है। पुष्प का शेप, साइज, डिजाइन, कलर अलग अलग होता है। ये हो गया। उसके बाद ये अब पुष्प का अगर यदि बात करें हम, पुष्प जो होता है वो सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। कौन है? वुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। कौन है? रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेशिया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। और एक लिख लो, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है ना। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी कमल ही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कौन है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। अब देखो पुष्प जो बना होता है ना, यह सूट का मॉडिफाइड रूप होता है। पुष्प जो है, पुष्प सूट का मॉडिफाइड रूप, मॉडिफाइड पुष्प सूट का मॉडिफाइड यानी रूपांतरित रूप, पुष्प सूट का रूपांतरित रूप होता है। रूपांतरित रूप होता है। पुष्प सूट का रूपांतरित रूप होता है।
सूट का रूपांतरित रूप होता है। हो गया। उसके बाद अब सूट मतलब क्या होता है, यहां पर लिखे हम लोग क्या, पुष्प जो है सूट का रूपांतरित रूप होता है, यानी सूट मतलब होता है, सूट मतलब होता है प्ररोह। प्ररोह मतलब क्या, प्ररोह मतलब क्या, एस्टेम और लीफ, है ना, मतलब क्या, तना और क्या, पत्ती, तना और क्या, पत्ती, तना और क्या, पत्ती। स्टे सूट यानी प्ररोह, प्ररोह का मतलब होता है स्टेम और, स्टेम और लीफ, स्टेम और लीफ, सूट प्ररोह स्टेम और लीफ, तना और पत्ती। अब देखो पुष्प में जो होता है, पुष्प में जो होता है तो इसमें तना वाला भाग जो है पुष्प का पुष्पासन होता है। कौन होता है, पुष्पासन जो होता है वो तना वाला भाग होता है। उसके बाद पत्ती वाला भाग का बात करें तो केलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, दलपुंज। उसके बाद पुंकेसर, पुंकेसर। उसके बाद एक और स्त्री केसर, क्या, स्त्री केसर। यानी पुष्प का कह सकते हैं कि पुष्प का तना वाला भाग जो है वो पुष्पासन है और पत्ती वाला भाग जो है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर है। पुंकेसर और स्त्री केसर है। केसर, स्त्री केसर मतलब कह सकते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन, पिस्टिल, ये चारों पत्ती वाला भाग है और ये जो पुष्पासन यानी थैलेमस, ये जो है किसका भाग है, तना का भाग है। और तना और पत्ती मिल करके क्या कहलाता है, सूट। और यही सूट का रूपांतरित रूप है कौन, पुष्प। कौन है, पुष्प है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, अब इसमें जो देखें हम लोग सबसे पहले प्रजनन, प्रजनन में हम लोग जानते हैं कि संतान निर्माण करने का एक प्रक्रिया है ये। और पुष्प में जो प्रजनन का क्रिया होता है वो कौन प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन। कौन प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन का जो प्रावस्था है ये सब हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। तो इसमें हम लोग पहले से जान रहे हैं कि ये जो है एक आता है फर्टिलाइजेशन स्टेज, इसके पहले होने वाली घटना को प्री फर्टिलाइजेशन, इसके बाद में होने वाली घटना को पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी पहले होने वाली घटना को गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, उसके बाद फर्टिलाइजेशन है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो होने वाली घटना है वो जाइगोट है, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया उसके बाद होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो अब हम लोग आते हैं इसका पुष्प का इंट्रोडक्शन पे। तो पुष्प जो होता है ये पुष्पीय पादप का कौन अंग होता है, आकर्षक अंग। और कौन अंग होता है, प्रजनन अंग, यानी अट्रैक्टिव ऑर्गेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ये होता है। और पुष्प का शेप, साइज, डिजाइन, कलर ये जो है भिन्न भिन्न होता है। मतलब सभी प्रजाति के पुष्प का शेप, साइज, डिजाइन, कलर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। और सबसे छोटा पुष्प जो है वो कौन है, वुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प जो है वो कौन है, रेफ्लेसिया है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और पुष्प जो है ये सूट का मॉडिफाइड यानी रूपांतरित रूप होता है। सूट यानी प्ररोह जो है ये दो भागों में बटा होता है, एक को कहते हैं हम स्टेम, दूसरे को कहते हैं लीफ। स्टेम का अगर यदि हम बात करें तो स्टेम वाला भाग पुष्प का कौन है,
पुष्पासन। कौन है? पुष्पासन। यानी तना का रूपांतरित रूप पुष्प का कौन भाग है? अभी हम नहीं देख रहे हैं कहाँ पुष्पासन है, कहाँ बाह्य दलपुंज, कहाँ दलपुंज, कहाँ पुंकेसर, कहाँ स्त्रीकेसर, अभी वो नहीं देख रहे हैं। खाली ये देख रहे हैं कि ये पुष्पासन जो है ये तना का रूपांतरित रूप है, और पत्ती का रूपांतरित रूप कौन है? बोलो, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कंप्लीट फ्लावर पे, माना संपूर्ण पुष्प में। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे कि पुष्प में चार प्रकार का मुख्य रूप से पुष्प चक्र फ्लावरिंग हॉल्स पाया जाता है। चार प्रकार का पुष्प चक्र पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि पुष्पों में मुख्य रूप से कितने प्रकार के पुष्प चक्र होते हैं? तो पुष्प में मुख्य रूप से चार प्रकार के पुष्प चक्र होते हैं। तो ये चार प्रकार का जो पुष्प चक्र है ना, तो ये चार प्रकार का जो पुष्प चक्र है, ये कौन सा पुष्प चक्र है? एक है सेपल्स, या इसी को हम कहते हैं केलिक्स। सबको एक साथ कर दो, केलिक्स, कोरोला, एस्टामेन, या इसी को कहेंगे एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। और फिर गाइनोसियम। केलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब ये पुष्प में होता कहाँ कहाँ है उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, तब वहाँ पर पुष्प का फिगर पे चलेंगे। हो गया? गाइनोसियम, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी इंग्लिश सब पढ़ेंगे। गाइनोसियम जायांग, एंड्रोसियम पुमंग, है ना, कोरोला दलपुंज, केलिक्स बाह्य दलपुंज। अब इसमें क्या है ना, अगर हम कंप्लीट फ्लावर का बात करें, क्या कंप्लीट फ्लावर का बात करें, यानी कंप्लीट, अरे यार क्या हो रहा है जी, कंप्लीट फ्लावर का बात करें, यानी संपूर्ण पुष्प का बात करें। इतना साउंड ठोक देता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। अब देखो, इसमें कंप्लीट फ्लावर का बात करें तो संपूर्ण पुष्प दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। एक को कहा जाता है नॉन एसेंशियल हॉर्स, यानी गैर जरूरी पुष्प चक्र, और दूसरे को कहते हैं एसेंशियल हॉर्स, यानी जरूरी पुष्प चक्र। एक हो गया गैर जरूरी पुष्प चक्र और दूसरा हो गया जरूरी पुष्प चक्र। मतलब क्या? प्रजनन के आधार पर पुष्प में क्या चीज उपस्थित रहेगा जिसके कारण वो प्रजनन कर सकता है, और क्या चीज नहीं भी रहेगा फिर भी जो है पुष्प प्रजनन कर सकता है। क्या चीज उपस्थित रहेगा तो प्रजनन करेगा, और क्या चीज उपस्थित नहीं रहेगा तो भी प्रजनन कर सकता है, उसी के बारे में देखेंगे, है ना। मतलब जिसके अनुपस्थिति पर भी प्रजनन की क्रिया पुष्प कर सकता है उसको हम कहेंगे गैर जरूरी पुष्प चक्र, और जिसके बिना प्रजनन संभव नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? जरूरी पुष्प
पुष्प चक्र। क्या कहेंगे? जरूरी पुष्प चक्र। अब देखो गैर जरूरी पुष्प चक्र के अंतर्गत क्या आएगा। इसके अंतर्गत दो चीज है, एक होता है कैलिक्स, क्या होता है? कैलिक्स, और एक होता है कोरोला। क्या होता है? कोरोला। एक होता है कैलिक्स, एक होता है कैलिक्स, और एक होता है इसमें कोरोला। क्या होता है? कोरोला। अब एक कैलिक्स हो गया, दूसरा कोरोला। कैलिक्स जो होता है इसके एक इकाई को अभी सिर्फ यहाँ लिखा रहे हैं, है ना, हम लोग फिगर में डायरेक्ट समझेंगे। इसके एक इकाई को कहा जाता है सेपल्स। क्या कहा जाता है? सेपल्स, है ना। इसके एक इकाई को कहा जाता है सेपल्स, और इसके एक इकाई को, किसके एक इकाई को? कोरोला के एक इकाई को कहा जाता है पेटल्स। क्या कहा जाता है? पेटल्स। अब ये एसेंशियल होल्स हो गया। एसेंशियल होल्स का अगर यदि हम बात करें, एसेंशियल होल्स का अगर यदि हम बात करें तो इसमें एक आता है एंड्रोसियम। क्या आता है? एंड्रोसियम। और दूसरा इसमें आता है गाइनोसियम। क्या आता है? गाइनोसियम। यानी इसका हिंदी होता है पुमंग, और एक हो गया जयांग। क्या हो गया? जयांग। अब देखो इसमें होता क्या है। पुमंग का एक इकाई को कहा जाता है, इसके एक यूनिट को, एक इकाई को कहा जाता है एस्टामिन। क्या कहा जाता है? एस्टामिन। यानी इसे कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और इसके एक इकाई को कहा जाता है क्या? इसका एक इकाई को कहा जाता है क्या? पिस्टिल। क्या कहा जाता है? पिस्टिल, या इसी को कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल। यानी स्त्री केसर। क्या कहा जाता है इसे? स्त्री केसर। अब हम अगर यदि स्टामिन का बात करें, पुंकेसर का बात करें, पुंकेसर का बात करें तो पुंकेसर दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। एक को हम कहते हैं यहाँ पर फिलामेंट। क्या कहेंगे? फिलामेंट। और एक हो जाएगा इसमें एंथर। कहीं कहीं देखने के लिए एक ठो और इसमें कर देता है कनेक्टिव भी, तो कन्फ्यूज नहीं करेंगे, है ना। ये जो एंथर और फिलामेंट को जोड़ता है जो, उसी को कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब क्या? जोड़ने वाला, यानी संयोजी। फिलामेंट मतलब क्या? तंतुमय, है ना। और एंथर मतलब क्या? परागकोश। क्या? परागकोश। अब देखो ये हो गया। उसके बाद ये जो पिस्टिल है ये तीन भाग में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? ये तीन भागों में बटा होता है। एक को कहते हैं इसमें, एक हो गया स्टिग्मा। क्या हो गया? स्टिग्मा। और एक हो गया स्टाइल, और लास्ट में एक हो गया इसका ओवरी। क्या हो गया? ओवरी। स्टिग्मा का अगर यदि बात करें हम, वर्तिकाग्र का बात करें हम, है ना। और ये स्टाइल मतलब होता है वर्तिका। क्या होता है? वर्तिका। ओवरी मतलब क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। अब देखो इसमें ये जो है पुष्प का ये वाला भाग जो है ये पूरा, है ना, ये पूरा हो गया कौन ऑर्गेन इसका? पुष्प का मेल सेक्स ऑर्गेन। यानी क्या कह सकते हैं इसको? नर जनन अंग। क्या कहेंगे इसको? नर जनन अंग। और ये वाला ये तीनों जो है, ये तीनों को हम क्या कहेंगे? ये तीनों को कहेंगे
फीमेल सेक्स ऑर्गेन। क्या कहेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गेन यानी मादा जनन अंग। क्या कहेंगे? मादा जनन अंग, इसको कहेंगे मादा जनन अंग। तो ये दोनों, अब बताओ कहीं पर प्रजनन होगा, नर जनन अंग और मादा जनन अंग रहेगा ही नहीं तो प्रजनन संभव होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसको रखा गया किसके अंतर्गत? इसको रखा गया है जरूरी पुष्प चक्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जरूरी पुष्प चक्र के अंतर्गत। तो नोट कर लो इसको। स्टिग्मा स्टाइल किसमें किसमें किया जी? उल्टा पुल्टा कर रहा है। तो अच्छा से लिखो ताकि कॉपी देखने में अच्छा लगे, तो पढ़ने में भी तब मन लगेगा। कॉपी रहेगा साफ सुथरा तो पढ़ने में भी मन लगेगा, आदत बनल रहेगा साफ सुथरा लिखने का। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें?